बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मोदी साहब पिछले 10 साल से लेकर इंडिया के प्रधानमंत्री हैं और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसी हवाले से इनको फ्री हैंड भी मिला हुआ था और इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने इंडियन डिफेंस पॉलिसीज़ भी बनाई, इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ भी बनाई। और इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ में स्पेशली इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड किस्म की तब्दीलियां भी की, यानी कि पहले जो काम नहीं हुए थे वो भी इन्होंने किए। अब वो जो तब्दीलियां लेकर आए फॉरेन पॉलिसीज़ में, वो अच्छी थी इंडिया के लिए या बुरी थी, ये तो हिस्ट्री ही डिसाइड करेगी। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं कि इन्होंने क्या अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं। इंडिया की जो मिडल ईस्ट के हवाले से फॉरेन पॉलिसीज़ होती थी शुरू से लेके, वो अरबों की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती थी, उनकी तरफ डाइवर्टेड थी। बिकॉज अरबों से इंडिया का फॉरेन रेमिटेंसेज आते थे, इंडिया के पैसे आते थे। और वहाँ पर अगर आप टोटल अगर मिडल ईस्ट को देखें तो इजरायली बहुत थोड़े तादाद में हैं और उनकी एरिया भी थोड़ी सी है, बाकी सारे अरब हैं वहाँ पे। तो ये एक इलॉजिकल किस्म की बात थी कि आप इतने बड़े ग्रुप को छोड़ के, जिनके पास मादनियात मिनरल्स हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास आबादी इतनी ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, उनको छोड़कर छोटे से ग्रुप को अगर आप सपोर्ट करें तो ये इलॉजिकल किस्म की बात है। तो शुरू से लेके इसी वजह से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो अरबों की तरफ ज़्यादा आपको झुकी हुई नज़र आती हैं। इवन फ़लस्तीन का जो कॉज है, इंडिया दुनिया में सबसे आगे आगे रहा है किसी दौर में फ़लस्तीन के हवाले से, उनकी आज़ादी के हवाले से, ये भी रहा है। लेकिन फिर मोदी साहब ने प्रो अरब से चेंज करके फॉरेन पॉलिसी को प्रो इजराइल करना शुरू किया, डाइवर्ट करने की कोशिश की कुछ साल पहले तक। स्पेशली जब ट्रंप सदर था अमेरिका का तो उस वक्त तक ट्रंप भी ज़्यादा प्रो इजराइल था, तो यहाँ से ये भी लगे हुए थे प्रो इजराइल पॉलिसीज़ बनाने में, क्योंकि ये उनकी लोकल पॉलिटिक्स को सूट करती थी। इंडिया के अंदर इनका हिंदुत्व का वोट बेस है और हिंदुत्व का वोट बेस एंटी मुस्लिम किस्म का वोट बेस है, तो वो इजरायलियों को ज़्यादा सपोर्ट करते रहे हैं अगेंस्ट अरब्स। तो इन्होंने वही तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। बात बनी किस मुल्क की है? चाइना की। चाइना ने जो फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की मिडिल ईस्ट के हवाले से, वो फ्रूटफुल साबित हुई और उनका इन्फ्लुएंस देखते ही देखते आपने देखा कि अमेरिका से भी ज़्यादा हो गया। वो डेकेड्स ओल्ड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कराने लगे और जंगें ख़त्म कराने लगे। यमन की जंग ख़त्म कराई उन्होंने सीरिया में पीस लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने इराक में पीस लाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। अरबों और ईरानियों को साथ में मिला के उन्होंने बिठाया मिडल ईस्ट के अंदर। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी ज़्यादा इफेक्टिव रही, मोदी की फॉरेन पॉलिसी ठुस हो गई कहीं जाके। दूसरा जो मोदी ने काम किया है वो अभी चंद रोज पहले किया है। अभी ये भी इनका जो काम है, ये जो तब्दीली उन्होंने लाई है फॉरेन पॉलिसी में, ये इफेक्टिव होगी या नहीं होगी ये भी वक्त साबित करेगा। जिस तरह से मेरे ख्याल से जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी इनकी फ्लॉप गई है, ये वाला जो काम करने जा रहे हैं ये भी फ्लॉप ही होगा। हुआ ये है कि ये साउथ अफ्रीका गए हुए थे ना ब्रिक्स के इजलास में शिरकत करने, तो साउथ अफ्रीका से सीधा लैंड हो गए ग्रीस, जिसको आप यूनान कहते हैं। नाउ ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 40 ईयर्स जो कि ग्रीस गया हो। इससे पहले 40 साल हो गए इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ग्रीस नहीं जाता था और इसकी कोई वजह थी जिस वजह से वो नहीं जाते थे। ये भी एक ऐसा मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है जो इनको नहीं छेड़ना चाहिए था। एसोसिएटेड प्रेस इंडिया का बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इंडियाज मोदी विजिट्स ग्रीस, the first visit to the country by an Indian Prime Minister in 40 years। अब इन्होंने ये काम क्यों किया है, ये चीज़ इतनी ख़तरनाक क्यों है और ये इतना केयर का काम क्यों है कि जिस वजह से 40 साल से कोई इंडिया का प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं आता था और फूंक फूंक के कदम रखते थे। असल में ये जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। मसला ये है कि ग्रीस और तुर्की के दरमियान, तुर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है आलमी सतह पर, अगर आप देखते हैं यूरोप की लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, बल्कि अगर आप देखते हैं तो ये तुर्की वालों का एक कदर है, एक मकाम है। दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनके असर में आती है, बहुत सारे ममालिक के ऊपर उनका असर है और बड़ा प्लेयर है तुर्की। तुर्की और ग्रीस का फड्डा चल रहा है, दोनों के दरमियान कोई 6000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं जिन पे अक्सर जो है उनमें डिस्प्यूटेड है।
और ये आपको जानकर हैरत होगी कि बड़ी तादाद में ग्रीस के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है यहाँ पर वो क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखती है। ग्रीस और तुर्की का शुरू से लेके हमेशा से लेके फटा रहा है, हमेशा से फटा रहा है। बहुत से ममालिक जो हैं वो ग्रीस को सपोर्ट करते हैं, बहुत से ममालिक जो हैं वो तुर्की को भी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक किस्म का यूँ समझे कि कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जिसको मोदी ने छेड़ा है। बहुत सारे आइलैंड भी हैं, बहुत सारी मादनियात भी है जो कि उस समुंदर के अंदर है जो कि तुर्की और ग्रीस के दरमियान वाक़ है। तुर्की वाले कहते हैं कि ये मादनियात हमारी है, ग्रीस वाले कहते हैं कि हमारी है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट अलग है दोनों के दरमियान। नाउ मोदी क्या सोच के क्या है वहाँ पर, इसके लिए मैं आपको इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स दिखाता हूँ जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि कितनी छोटी बात को लेकर ये इस मुद्दे पे कूदा है, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूदा है। और ये भी कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ है इसकी अपनी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से। इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, तो ये भी आप कहीं ना कहीं से उससे लिंक कर सकते हैं। यानी एक और अटेम्प्ट अपने हिंदुत्व के फैन बेस को खुश करने के हवाले से। द प्रिंट कहता है कि पाकिस्तान टर्की नेक्सस aims to hurt India. Modi's Greece visit can help tackle it. Greece can be India's economic gateway to the EU, has the second largest shipping capacity after China, and needs temporary agricultural laborers. All work in Delhi's favor. और कहते हैं कि पाकिस्तान and Turkey allied with Azerbaijan and collectively comprise a hostile nexus aimed to annex Indian and Greek territory. Pakistan and Turkey can also disrupt New Delhi and Athens' maritime strategy, challenging these two ancient seafaring civilizations. Greece is the greatest naval power in the Eastern Mediterranean and forces the Turkish Navy to hug the coastline of Asia Minor, while the port of Piraeus serves as an entry into European markets. India is obviously interested in expanding its influence into the Mediterranean basin, something unwelcome by Ankara but which Greece can project into reality. अब देखें ये जो पोर्ट की बात कर रहे हैं ना, अभी से ही आपको बता दूं अडानी का चक्कर है, अडानी का चक्कर है। ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर अपने फाइनेंसर अडानी साहब के लिए प्रोजेक्ट्स मांगते रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हवाले से खबरें आती रही हैं। पावर प्रोजेक्ट जो कि महंगा पावर प्रोजेक्ट था जो कि अडानी को दिया गया था, कंट्रोवर्शियल हो गया था, वो मोदी ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके एज पर द मीडिया रिपोर्ट लिया था। श्रीलंका के अंदर पावर प्रोजेक्ट जो था जफना वाला, वो मोदी ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके खुद बात की थी वहाँ उस वक्त के सदर से। इसी तरह इजराइल के अंदर जो अडानी का पोर्ट है वो भी मोदी ने दिलवाया था और यहाँ पर भी ये पोर्ट लेने गए हुए और साथ में ये पाकिस्तान को बैलेंस कर रहा है। और ये अब देखें कहाँ टर्की कहाँ पाकिस्तान, कोई ज्योग्राफी नहीं मिलती ना इंडिया की और इनकी, लेकिन फिर भी ये वहाँ पर कूद पड़े हैं। इनको ये एहसास ही नहीं है कि ये जो प्यूटिन है ना, प्यूटिन के और एर्दोगान के स्ट्रेटेजिक टाइज डेवलप हो रहे हैं खामोशी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान। इस वक्त भी अगर आप देखें तो रशिया की भी जो गंदम जा रही होती है और यूक्रेन की भी जो गंदम जा रही होती है वो इनकी टेरिटरी से क्रॉस करती है, इनके समुद्र से क्रॉस करती है, टर्की वालों की। इस एंगल को भी मोदी साहब ने यहाँ पर इस विजिट के अंदर निगलेक्ट किया है। ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इंडिया रशिया टाइज के ऊपर भी। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर टर्की के साथ रशिया भी इन्वॉल्व है। एंड एज फॉर एज दिस अजरबैजान क्वेश्चन इज कंसर्न, तो वो भी टर्की के अलावा रशिया की मर्जी से हुआ। ये जो नगार्नो काराबाग गया है आर्मेनिया के हाथ से, ये प्यूटिन के ऑन बोर्ड होने की वजह से गया है। अगर प्यूटिन ऑन बोर्ड ना होता तो नगार्नो काराबाग अजरबैजान नहीं ले सकता था। लिहाजा जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इतने अरसे से लेकर जहां इंडियन प्रधानमंत्री नहीं जा रहे होते थे कि कहीं एक मसले को रिजॉल्व करने के लिए दूसरा न क्रिएट हो जाए, वहां मोदी गया हुआ है। अब देखते हैं कि इसका फॉल आउट क्या होता है। अगर इसके नतीजे में टर्की के इंटरेस्ट को इंडिया हर्ट करेगा तो डेफिनेटली इसका फिर रिस्पॉन्ड आएगा टर्की से और बड़ा शदीद किस्म का आएगा, ना सिर्फ टर्की से बल्कि दीगर फोर्सेस की जानिब से भी रिस्पॉन्ड आ सकता है यहाँ पे।